हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक एम विद एनएल स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्वाचन से संबंधित चैप्टर है उसके बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। मैं सिर्फ रीट बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो मैं आपको ज़्यादा विस्तार से इधर उधर की बातें न बताकर, टाइम पास न करके सिर्फ और सिर्फ अपने जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य शब्द हैं, उन्हीं पर फोकस रखूँगा। तो न मनोरंजन न कुछ और। हाँ, 27 तारीख हमारी निश्चित है। उस तारीख से पहले पहले हमारा जो 45 दिनों का टारगेट रखा हुआ है वो क्लियर करना है। और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, आराम से मैं कह रहा हूँ हमारा सामाजिक वाला मैटर क्लियर हो जाएगा, मनोविज्ञान भी हो जाएगा। हाँ, 120 नंबर का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सहयोग आपका बना रहा तो। चलो शुरू करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचन के प्रकार, 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है ये ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँ। प्रत्यक्ष सीधे हम सरपंच का चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव करते हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष है जैसे राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सांसद, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सीधे उनको वोट नहीं देते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, एमएलए, सांसद, ये उनको चुनते हैं। तो वोट तो हमारा ही हो गया, तभी तो एमएलए एमपी बने, और वो आगे चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार वो अप्रत्यक्ष हो गया। चलो, 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, उसके तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 1989 से पहले हमारे नागरिकों की आयु अगर 20 वर्ष की थी तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1989 के बाद 18 वर्ष कर दी गई। ये काफ़ी बार प्रश्न आया है। निर्वाचन के लिए आयु, ये तो है मतदान के लिए, और ये निर्वाचन के लिए। निर्वाचन अर्थात है जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरते हैं उनके लिए आयु, वो विधानसभा एवं लोकसभा हेतु तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। और हाँ, यहाँ राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, और राज्यपाल उनके लिए 35 वर्ष है, और हमारे सरपंच हैं, पंच हैं, इनके लिए 21 वर्ष, वार्ड मेंबर है, इनके लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो अलग अलग हिसाब से ये आयु निर्धारित की गई है। भारत में निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कानून कौन कौन से बने? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 में बना था। निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून सबसे पहले कौन सा बना था? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51। और उसी के हिसाब से आगे चुनाव होते गए। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं और कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे भारत में? तो सबसे पहले लोकसभा के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्र बताए गए हैं। इनमें से एससी के लिए, किन के लिए? एससी के लिए 84 तथा एसटी के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। फिर आता है नाम संसद। ये बड़े बड़े अक्षर हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में कई बच्चों को पता नहीं होता। जो नए कैंडिडेट हैं उनको कह रहा हूँ, पुराने वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं इस मैदान में, शिक्षा जगत में, जिन्होंने कदम ही रखा है शिक्षण के लिए, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। संसद, लोकसभा, राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये सभी आते हैं, जबकि लोकसभा में यह लोकसभा निम्न सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा यह उच्च सदन है, 245 सदस्य हैं, 233 राज्य विधानसभाओं द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं इसमें, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष
सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसा प्रावधान है संविधान में। कुल 2/3 3 में से 2 सदस्य तो स्थायी वहीं पर हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष पूर्ण हो गया तो वो चला गया और एक नया आ गया। लेकिन जब ये एक सदस्य गया उस समय वहाँ 2 और बैठे थे तो ये खाली नहीं हुआ। अगर खाली नहीं हुआ इसका मतलब ये हमेशा चालू रहता है, स्थायी है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। संसद के 2 सदन है और ये 3 अंग है। संसद के 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जबकि लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन है। सदन और अंग में थोड़ा फर्क है। राज्य विधानसभाएं सभी 28 राज्यों, हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो उन सब में तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं, उन सभी में नहीं, सिर्फ 3 में, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनमें विधानसभाएं हैं और उनका चुनाव होता है। यूपी में सबसे अधिक 403 एमएलए बनते हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम 32 सीटें हैं। विधानसभा विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? सिक्किम में 32 और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 403। विधान परिषद जिस प्रकार है संसद में उच्च सदन और निम्न सदन है, उसी प्रकार विधानमंडल में भी, राज्य विधानमंडल में भी 1 सदन और 2 सदन होते हैं। तो 2 सदन सभी में नहीं है, 6 राज्यों में है। एक तो विधानमंडल का उच्च सदन जिसे विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन जिसे विधानसभा कहते हैं। तो विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? ये ट्रिक मैं हमेशा बताता रहता हूँ, आज आपको भी बता देता हूँ। अगर अच्छी लगे तो याद रख लेना, वरना आपके जो ट्रिक बनाई हुई है कोई वो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। महाअंधा तेल यूपी बिहार कन, महाअंधा तेल किंग नर है यूपी बिहार कन, महाअंधा तेल यूपी बिहार कन, अर्थात महा से महाराष्ट्र, अंधा से आंध्र प्रदेश है, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, बिहार से बिहार और कन्न कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। साथियों, एकल संक्रमणीय पद्धति से इनका निर्वाचन किया जाता है। ये सिर्फ इतना याद रख लो, एकल संक्रमणीय पद्धति, विस्तार से पढ़ने की एक बार आवश्यकता नहीं हमें। निर्वाचक नामावली, यहाँ प्रश्न पुटअप होने की काफ़ी संभावना रहती है। नामावली ऐसे सभी लोगों की सूची जो भारतीय निर्वाचनों में मतदान के लिए रजिस्ट्री करते हैं, यानी मतदाताओं की सूची किस में होती है? निर्वाचक नामावली में। 1 जनवरी को 18 वर्ष, हर वर्ष की 1 जनवरी को अगर किसी व्यक्ति की, नागरिक की उम्र 18 वर्ष हो गई है तो वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। और जुड़वाने के लिए वहाँ बीएलओ साहब होते हैं, हर गांव में बीएलओ निर्धारित किए गए हैं, तो वो जोड़ते हैं, मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज करते हैं। संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है। चुनाव होते हैं कब? चुनाव कब होते हैं? 5 वर्ष होते हैं, हम सबको पता है। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाती हैं, तब कह नहीं सकते। जैसे लोकसभा भंग हो गई तो भंग तो हो सकता है 5 वर्ष नहीं, 3 वर्ष बाद में भी हो जाए या 2 वर्ष बाद में भी हो जाए। तब क्या होगा? अगर बीच में भंग हो जाती है, कोई सदन है, लोकसभा बीच में भंग हो गई, तो नए सदन के बीच और पुराने सदन के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 6 माह के भीतर भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। 5 वर्ष का कोई लेना देना नहीं है अगर बीच में भंग हो गई तो। अनुच्छेद 324, भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इस निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। चुनाव के प्रकार, चुनाव कितने प्रकार से होते हैं? एक तो आम चुनाव होते हैं, एक उपचुनाव होते हैं, एक मध्यावधि चुनाव होते हैं। हमारी भाषा में समझें तो आम चुनाव का मतलब जो 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, हमेशा वो आम चुनाव होते हैं, साधारण चुनाव होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई मामला नहीं आता है।
समय पूरा हो गया तो नए चुनाव होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उपचुनाव यहाँ थोड़ा अलग है। ये क्षेत्र विशेष, मान लीजिए मेरा क्षेत्र एक्स है और यहाँ एक्स मेरा विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र एक्स में हमारे एमएलए साहब थे वाई एमएलए साहब को चुनकर हमने भेजा था। तो हमारा क्षेत्र एक्स और एमएलए साहब वाई, भगवान न करे लेकिन हो गया वाई साहब की मृत्यु हो गई, एमएलए साहब चल बसे, तभी हमारा क्षेत्र बिना विधायक के हो गया, खाली रह गया। तब सरकार क्या करेगी, यहाँ चुनाव करवाएगी दोबारा। तो ये दोबारा चुनाव करवाएगी, इसे हम उपचुनाव बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और फिर आता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव ये कार्य अवधि से पूर्व भंग होने पर है। अब मान लीजिए हमारे देश में या किसी राज्य में चुनाव हुए 2024 में, 2024 और 5 2029 में दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन 2026 में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि मुख्यमंत्री या जिस पार्टी की सरकार थी उस राजनीतिक दल का बहुमत नहीं रहा और पासा पलट गया। स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं रहा किसी भी दल का, सरकार गिर गई। तब क्या होगा, बीच में चुनाव करवाने जरूरी हो जाएंगे, वो मध्यावधि चुनाव आते हैं। परिसीमन आयोग भारत में चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए, हमारा चुनाव क्षेत्र मैंने अभी बताया ये एक्स चुनाव क्षेत्र है मेरा इतना, तो ये जनसंख्या क्षेत्रफल इनको देखकर बनाया गया था। ये काम किसने किया, परिसीमन आयोग ने। लेकिन आगे हमेशा जनसंख्या इतनी नहीं रहेगी, ये जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग आगे चलकर इस क्षेत्र में बदलाव भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है ताकि इलाके का विकास और ज़्यादा हो। तो इस क्षेत्र को ऐसे इस प्रकार भी बढ़ा सकता है या इसको थोड़ा छोटा भी कर सकता है। तो ये काम किसका है, परिसीमन आयोग का। ये परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित काम करते हैं। और अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। एक तो 1952 में, फिर 1962 में, फिर 1972 में और अंतिम बार चौथी बार 2002 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। उस अधिनियम के अनुसार 2026 तक, अभी 2025 चल रहा है, आगे 2026 आने वाला वर्ष है, वहाँ मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी 2026 से पहले सर्विस लग जाओ। जो भी मेरे को सुन रहे हैं, ये पाठ पढ़ रहे हैं, तो 2026 में जब आप लग जाओगे, तब सर्विस लग जाओगे, तो एक नया अनुभव होगा। जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी शादी हो जाएगी और हमें नया क्षेत्र भी मिलेगा। परिसीमन आयोग नया क्षेत्र बनाएगा। हमारा विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, ये नवीन रूप से विभाजित होंगे। खैर, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये 2002 में बताया गया था। 2026 तक नहीं किया जाएगा, 2026 के बाद कर दिया जाएगा। अब है नारे। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, हमें पता है। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों ने एक नारा दिया था, ज़मीन सिर्फ और सिर्फ जोतने वाले को मिलनी चाहिए। वामपंथी कॉमरेड कौन होते हैं, राजनीतिक दलों में हम पढ़ते हैं, हमारे चुनाव में प्रचार के समय कॉमरेड के सदस्य प्रचार के लिए आते हैं ना, वही वामपंथी होते हैं। उन्होंने कहा था कि ज़मीन जोतने वाले को मिलनी चाहिए। और ये
सोवियत संघ से वामपंथ वामदल हैं, ये वहाँ से इधर उधर पूरे विश्व में फैले थे। मतदाता जागरूकता, मतदाताओं को चुनाव में अपने मत भुगतान करने के लिए जागरूक करने से संबंधित मतदाता जागरूकता है। इसका उद्देश्य क्या है? देश का हर नागरिक मतदान करे, देश का हर एक नागरिक मतदान करे और सही मत का प्रयोग करे। ये नहीं है किसी दबाव में आकर किसी को मत दे दिया, नहीं, सही मतदान करे, हर नागरिक मतदान करे। ये इसका उद्देश्य है जागरूकता का, मतदाताओं को जागरूक करना। ऐसा नहीं है किसी ने आपको शराब का एक पहिया दे दिया और वोट ले गया, कुछ नहीं होगा इससे। हमारे समाज में बदलाव के लिए बिकना नहीं है, दिमाग का प्रयोग करना है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। मतदाता जागरूकता हेतु भारत निर्वाचन आयोग के अभियान कहाँ चलाए जाते हैं? जागरूकता फैलाने के लिए कहाँ अभियान चलाए जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। मेला, सार्वजनिक स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल परिसर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये अभियान चलाए जाते हैं। तो ये अभियान किस प्रकार चलाए जाते हैं? क्या वहाँ कोई प्रचार करने के लिए आता है? क्या वहाँ कोई टैंक लेकर आते हैं? क्या वहाँ कोई मशीन के द्वारा प्रचार किया जाता है? तो ये इन अभियानों में किस माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है? ये माध्यम, ये भी पूछा गया प्रश्न एक बार। एक नंबर 1 बैनर के द्वारा, पोस्टर के द्वारा और नुक्कड़ नाटक के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आदि माध्यमों से जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। मत देने का अधिकार किसे? जो 18 साल से ऊपर के उन सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। एक शब्द ये स्वीप है, ये बार बार आता है और रीट में भी आया हुआ है, अन्य परीक्षाओं में भी आया है। स्वीप आखिर है क्या? सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम, ये इसका पूरा नाम है। स्वीप का पूरा नाम सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा, यानी मत देने वाले मतदाता, उनकी शिक्षा से संबंधित है। ये मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित है स्वीप। निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम, यानी निर्वाचन में हमें सहयोग करना है। तो ये स्वीप क्या है? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। ये इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसा कि हमेशा हम करते हैं, उपभोक्ता अधिकारों में शामिल है। उपभोक्ता के अधिकार हैं, उनमें क्या क्या शामिल है? कौन कौन से अधिकार हैं? उपभोक्ता जानते हैं ना, सामान बाजार से लाकर हम उस सामान का उपयोग करते हैं तो हम उपभोक्ता हो गए। बिजली का बल्ब जल रहा है हमारे घर में, तो बिजली का उपभोग करने वाले हम हो गए। मैं पेन का उपयोग कर रहा हूँ, बाज़ार से पेन लाया दुकान वाला, उसने मेरे को दे दिया, मैं यहाँ पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो दुकान वाला उपभोक्ता नहीं है, पेन का उपयोग करने वाला यानी मैं उपभोक्ता हूँ। तो उपभोक्ता अधिकारों में शामिल क्या क्या है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और सूचित होने का अधिकार, ये उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है। ये कैसे शब्द दे दिए आप सोचते होंगे? नहीं, ऐसे नहीं, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। कभी पीछे के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको पढ़ते समय देखना, ये प्रश्न आया हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 2019 में। इसमें क्या व्यवस्था थी? त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या व्यवस्था की गई? त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की।
राष्ट्रीय आयोग क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद कोई हो जाता है तो उसके निवारण का आयोग है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग में कौन कौन से मामले आते हैं ये भी पूछ लेते हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के, कोई भी वस्तु है एवं सेवा है उसके 10 करोड़ से अधिक मूल्य के मामले राष्ट्रीय आयोग में आते हैं। राज्य आयोग नहीं है ये, राष्ट्रीय आयोग। तो 10 करोड़ से कम के मामले उनकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में नहीं होगी, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से अधिक मूल्य के जो मामले उनसे संबंधित मामलों पर निर्णय दिया जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो कौन सा? अनुच्छेद 15 हमने पढ़ा था ना, वही। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध ये सिर्फ भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है। मौलिक अधिकार पढ़े थे, उसमें हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा था, वो यही है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा क्या मूल संविधान में थी? नहीं, मूल संविधान में पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित मामला नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताने वाला कौन सा वाद है? वाद है ना अलग अलग, उसमें व्यवहारी संघवाद एक वाद है, उसमें संविधान का भाग नहीं माना गया। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। किस वाद में? व्यवहारी संघवाद में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये भी कई बार पूछे गए हैं। संविधान की विशेषताओं में संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं ना, उसमें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य ये सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ से, जो पहले संघ हुआ करता था आजकल रूस है। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन प्रावधान ये सारे के सारे संविधान में है। संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है इमरजेंसी लगाने का, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? जापान से। यहाँ ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये, विधि द्वारा शासन नहीं है। अगर विधि द्वारा शासन आ जाए या विधि का शासन आ जाए तो शासन आते ब्रिटेन होगा इसका उत्तर। लेकिन यहाँ विधि यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रक्रिया शब्द आते जापान की तरफ चले जाना। और शासन प्रशासन आ जाए तो कहाँ चले जाना? इंग्लैंड में। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। पुनः देख लीजिए एक बार। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। शिक्षा किस सूची का विषय है? ये प्रश्न भी आया हुआ है बहुत बार। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा किस सूची का है? समवर्ती सूची का है। पोक्सो एक्ट क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो 2012 में लागू हुआ। पोक्सो एक्ट के तहत लैंगिक अपराध होते हैं। हम इधर उधर बहुत सी घटनाएं सुनते हैं आजकल, तो ऐसी घटनाएं इतनी आम हो चुकी हैं कि हम सुनते सुनते बहरे हो गए हैं, और हमें सुननी भी नहीं चाहिए इतने ज़्यादा। लेकिन क्या करें, समाज में काफ़ी खतरनाक रूप से संस्कारों ने काम बिगाड़ दिया है। हमें हमारे परिवेश में इधर उधर जहाँ भी अगर कोई बेली दोस्त
या घर वाले, परिवार के बच्चे जो भी हैं, तो दोस्तों हमें माहौल ऐसा बनाना, हम जहाँ भी जाएं तो माहौल को सकारात्मक बनाना हमारा फर्ज बनता है। तो करते चाहे हमें कोई कहे या न कहे, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि सर्विस लग जाए या न लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारे उसूलों से गिरना नहीं है। अपराध, ऐसी घटनाएं समाज में हो रही हैं कि अंदर से आत्मा रोती है कि लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वैसे तो बताने वाले बहुत हैं, लेकिन उन पर आचरण करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोग जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ अपना माहौल सकारात्मक बनाइए। ये नाम आते ही हृदय कांपना शुरू हो जाता है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण खैर छोड़िए, हमें फिलहाल हमारे टारगेट पे फोकस करना है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बना? 2012 में लागू हुआ। यही पोक्सो एक्ट नाम दिया गया इसे। उद्देशिका में शब्दावली का सही क्रम क्या है? ये न्याय उद्देशिका में लिखा है, स्वतंत्रता लिखा है, समता लिखा है, बंधुता लिखा है, लेकिन इनका सही क्रम क्या है? न्याय, न्याय के बाद स्वतंत्रता, और फिर समता, और फिर बंधुता। ये 4 शब्द कई बार पूछ लिया है ये प्रश्न कि इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और बंधुता। ये इस प्रकार उद्देशिका में इन शब्दों की क्रमावली है। प्रिय स्टूडेंट्स, आगे हम विधिक सेवा दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। परिवार कल्याण संबंधित सूची कौन सी है? 11वीं। पंचायती राज वाली हमने पढ़ी थी ना। परिवार कल्याण संबंधी सूची 11वीं। और संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है किसको? संसद को। अर्थात संविधान में अगर कोई संशोधन करना चाहे तो वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और संसद में कौन कौन होते हैं? हमने शुरू में चर्चा कर ली थी। कौन कौन होते हैं संसद में? 2 सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, तथा 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भाषा संबंधी अनुसूची कौन सी है? 8वीं। 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं उनको अनुसूचित श्रेणी में रखा गया है। तो अनुसूचित भाषाएं कौन कौन सी हैं? संथाली है, हिंदी है, संस्कृत है। ये अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। पथ विक्रेता अधिनियम कब बना? 2014 में। सीधा के सीधा ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पथ विक्रेता अधिनियम कब बना? 2014 में। भाषा शब्द को उद्देशिका में शामिल किया गया। भाषा शब्द मूल संविधान में नहीं था, यह शब्द बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो भाषा शब्द जोड़ा ही नहीं गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है घुमाकर एग्जामिनर ने कि भाषा शब्द को उद्देशिका में शामिल कब किया गया। सन लिख देते हैं 1945 में। 45 में तो चलो संविधान बना ही नहीं था। 1950 में, 1957 में, 1989 में, 61 में संविधान संशोधन द्वारा 1961 में, कैसे भी लिख देता है। तो भाषा शब्द को उद्देशिका में शामिल कब किया गया? नहीं किया गया। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकाय से, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, यानी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं, लेकिन सभी धर्मों को वो मान्यता देता है, अर्थात सहिष्णु। प्रस्तावित मूल संविधान में सदस्यों का वर्गीकरण
मूल संविधान था उसमें सदस्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से था? ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? 292। देशी रियासतों से 93। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे कितने थे? एक हमारे राजस्थान का अजमेर भी था, तो कुल 4 थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4, देशी रियासतों से 93 और ब्रिटिश प्रांतों से 292। इस प्रकार कुल 389 मूल संविधान में सदस्य थे। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? इनका चुनाव कहाँ से? मुंबई से या पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल से चुनाव हुआ था। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि वो महाराष्ट्र के थे, तो पर दिमाग घुमाने के लिए ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। इस प्रकार दोस्तों हमने ये राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो बनाया है। हमारी इकाई जो चल रही है उसका ये भाग इस वीडियो में आज इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया है। शेष आगे अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।